एपिसोड 1। इनोसेंट आशी और क्रूएल क्रिश। आशी एक सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। उसे एक अंडरवर्ल्ड माफिया जबरदस्ती शिकार बनाता है अपनी हवस का। जब दिल चाहे खिलौने की तरह उससे खेलता है, उसके गोरे बदन पर अपने प्यार के निशान छोड़ देता है, उसके होंठों के रस को जब जी चाहे चूस लेता है। वो माफिया किंग है, क्रिश। क्या क्रिश का वहशीपन बदलेगा प्यार में, या फिर यह कहानी कुछ और रंग लाएगी? कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन शायद हर जगह यह बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि आशी ने बचाई थी क्रिश की जान, पर नतीजा यह हुआ कि क्रिश बन गया आशी की जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब। यह कहानी है एक अंडरवर्ल्ड माफिया क्रिश की, जो दुनिया वालों की नज़रों में एक बेहतू बड़ा हॉलीवुड एक्टर है। दुनिया की नज़रों से दूर जो अंडरवर्ल्ड दुनिया है, क्रिश उसका बेताज बादशाह है। अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी क्रिश का चेहरा आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा एक ड्रैगन मास्क लगाए रहता है। क्रिश एक हार्टलेस, क्रूअल माफिया है, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत आसान है। एक सुपरस्टार की इमेज में वो जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा वो माफिया किंग के रूप में होता है। और लड़कियों के साथ बिस्तर पर तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। क्रिश अपनी सेक्रेटरी लिंडा के साथ 5 स्टार होटल के स्वीट में था। लिंडा मन ही मन क्रिश को चाहती थी, पर क्रिश वो लिंडा का इस्तेमाल केवल अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता था, वो भी बहुत बेरहमी से। क्रिश और लिंडा जिस रूम में थे, उस रूम से आ रही आवाजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। लिंडा की दर्द भरी सिसकियां बाहर तक आ रही थी। क्रिश ने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। लिंडा अक्सर फॉर्मल स्कर्ट पहनती है, जो इस वक्त जमीन पर कहीं पड़ी हुई थी, और क्रिश ने लिंडा के गोरे शरीर पर बहुत सारे प्यार के निशान यानी लव बाइट दे रखे थे। लिंडा अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, क्रिश स्टॉप इट, आई एम टायर्ड, आई कांट टेक इट एनी मोर। क्रिश लिंडा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, शट अप लिंडा, आई एम नॉट डन येट। तुम्हें दर्द लेना होगा तभी तो मुझे मजा आएगा। क्रिश एक डेविल की तरह हंसने लगा। लिंडा की सिसकी में जितना दर्द होता, क्रिश उतना ही खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ है आशी, बेहद मासूम और भोली भाली सी लड़की, दिखने में गजब की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही सी गर्दन और परफेक्ट फिगर। जब आशी 5 साल की थी, तब से वो पटना के एक अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई थी। आशी के लिए प्यार ही सब कुछ है। आशी का मानना है कि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है। दरअसल आशी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह अनाथ थी। 5 साल की उम्र में नवीन जी उसे अपने आश्रम लेकर आए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। नवीन जी का खुद का एक बेटा भी था, समर अवस्थी। जब वह 18 साल का हुआ तो आगे की पढ़ाई करने वो अमेरिका गया। उसे देखकर ही आशी ने भी यह सपना देखा कि वह भी एक दिन अमेरिका जाएगी। समर उसके लिए प्रेरणा था। आशी का सपना है अमेरिका में पढ़कर वहां एक पारंपरिक भारतीय फैशन डिजाइनर बनना और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करना, जिसके लिए उसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना होगा और अमरीकी लोगों की पसंद नापसंद के बारे में भी जानना होगा। इसीलिए उसे उन लोगों के बीच जाना था, ताकि वो फैशन से रिलेटेड उन लोगों की मानसिकता को समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि न तो उसके पास इतना पैसा था और न ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। आज से पहले 2 बार आशी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बात नहीं बनी। आज साइबर कैफे में डरते हुए जब आशी ने भगवान का नाम लेते हुए रिजल्ट देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिजल्ट देखकर वो खुशी से झूमने लगी। आशी को स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े कॉलेज में।
आशी अपनी खुशी बांटने के लिए वापस अनाथ आश्रम आती है। उसके चेहरे की चमक देखकर नवीन जी बहुत खुश थे। आशी उन्हें बताती है, बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कल ही निकलना है। यह सुनकर नवीन जी एक पल के लिए मायूस हुए, लेकिन दूसरे ही पल आशी की खुशी में शामिल भी हुए, क्योंकि आशी अपने सपनों के करीब जा रही है। आशी पैकिंग कर लेती है। उसे कल अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी है, इसलिए उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। आशी सभी से मिलने के बाद नवीन जी का आशीर्वाद और विदा लेने के लिए उनके पास जाती है। आशी देखती है कि नवीन जी दीवार की तरफ मुंह करके अपनी गीली आंखों को पोंछ रहे हैं। यह देखकर हंसती खिलखिलाती आशी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि आशी जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी अगर आज वह अपने कदमों को पीछे लेगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे अमेरिका जाना है ताकि वह अपने आश्रम के बाकी बच्चों के लिए, जिन्हें वह अपना भाई बहन मानती है, उनके लिए कुछ कर पाएगी और सबके लिए एक मिसाल भी बनेगी। वैसे भी इस आश्रम की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी। आशी चाहती थी जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इस आश्रम को संभाले। आशी मुस्कुराते हुए नवीन जी के पास जाती है और उन्हें पीछे से टोकते हुए कहती है, बाबा आप नहीं सुधरेंगे ना? आप फिर से रो रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और मेरा इंतजार कीजिएगा। आशी की बात सुनकर नवीन जी अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है कि इतने बड़े देश में तुम अकेले कैसे रहोगी? तुम बहुत छोटी और मासूम हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत करो बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? वैसे भी समर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि जब मुझे विश्वास होगा कि आप सब यहाँ पर ठीक है, तभी मैं वहाँ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी। आशी की बातों ने मरहम का काम किया और नवीन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आशी एक बार फिर सभी से मिलकर और सभी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। निकलते वक्त आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन बस में बैठते ही आशी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल आशी उन लोगों के सामने नहीं रो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू संभाले थे, लेकिन सच तो यह था कि उसे भी उन लोगों से दूर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आशी को यह डर था कि अगर वह सबके सामने रोएगी तो वह सब उसकी और ज्यादा चिंता करेंगे। आशी उन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपनों से दूर होने के दर्द को महसूस करते हुए इस वक्त आशी अपने आप से वादा करती है, मुझे कामयाब होना है और अपने सपनों को सच करना है। अमेरिका के बड़े 5 स्टार होटल के प्राइवेट स्वीट में क्रिश के दिए दर्द को झेलती लिंडा की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोली। ऐसा नहीं था कि क्रिश उसके दर्द से अनजान था। वो जानता था लिंडा दर्द में है, लेकिन उसे दर्द देने में क्रिश का मजा चौगुना हो जाता था। थोड़ी ही देर में लिंडा उसे बर्दाश्त करते हुए बेहोश सी हो जाती है। फिर कुछ ही देर में क्रिश सेटिस्फाई होकर लिंडा से अलग होता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इस वक्त वह सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। नीली आंखें, गोरा रंग, 6.2 हाइट, 6 पैक एब्स, कोल्ड फेस और तीखी जॉलाइन। सिगरेट के कश लेते हुए वह इस वक्त कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर रिंग होती है और वह कॉल रिसीव करता है। उधर से किसी की आवाज आती है, किंग, हमारा जो हथियारों का कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया से आने वाला था उसे रास्ते में ही जब्त कर लिया गया है
और फिलहाल वह कस्टडी में रखा गया है। उन हथियारों को कड़ी सुरक्षा के साथ न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। इससे परेशान होकर हमारे सभी डीलर हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं। यह सुनकर क्रिश अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, डोंट वरी, वह माल कहीं नहीं जाएगा। तुम सिर्फ इतना बताओ वह किस रास्ते से जा रहा है। उधर से वो आदमी बोला, किंग, मैंने पता लगाया है, वह मैनहट्टन शहर के मुख्य हाईवे से ले जाया जाएगा और फिर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में जमा किया जाएगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर क्रिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वापस अपने कमरे में आकर क्रिश की नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़ी लिंडा पर जाती है। क्रिश बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा हुआ पानी का जग लिंडा के चेहरे पर उड़ेल देता है, जिससे लिंडा झटके के साथ उठती है। What the hell is this? Who dares? चिल्लाते हुए वह सामने की तरफ देखती है और अपने बॉस का कोल्ड फेस देखकर वह थोड़ा शांत हो जाती है। लिंडा क्रिश को देखते हुए कहती है, What the hell is this, क्रिश? ऐसे उठाते क्या किसी को? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, एक जरूरी काम पर लगना है। ऐसा कहकर क्रिश बिना उसकी बात सुन रेडी होने क्लोजेट के पास जाता है। क्रिश का आर्डर पाते ही लिंडा भी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढ कर पहनती है और रेडी होती है, क्योंकि क्रिश को किसी का भी वेट करना पसंद नहीं। दोनों ही तुरंत रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। लिंडा जल्दी से कार में बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले यह बताओ मेरा आज का क्या शेड्यूल है, क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में तुम चीफ गेस्ट हो, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने एक खूंखार एक्सप्रेशन के साथ कहा। ये सुनकर लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? यह क्या कह रहे हो तुम क्रिश? यहाँ आशी अमेरिका में लैंड कर चुकी थी, एक अलग ही देश, जहाँ का रंग ढंग और बोलचाल सब कुछ अलग है। एक ऐसी जगह जहाँ आशी किसी को नहीं जानती सिवाय समर के। आगे क्या होगा ये आशी को पता भी नहीं। दिल में थोड़ी सी घबराहट और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आशी पहुंच तो गई है, पर देखना होगा कि क्या होगा जब मिलेंगे दो अलग शख्सियत के लोग। क्या होगा जब टकराएंगे क्रिश और आशी? एपिसोड 2, माफिया गैंग और प्लान एक्स। अमेरिका सपनों का देश, जहां जाना लगभग हर इंसान का सपना है। टेक्नोलॉजी से भरपूर यह देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन इसके अलावा भी इस देश की एक सच्चाई है जो शायद ज्यादा लोगों नहीं जानते, और वह है यहाँ के काले कारनामे। अमेरिका का एक राज्य, कैलिफोर्निया, जहाँ पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद यहाँ पनपते हैं कुछ खतरनाक गैंग। द माफिया गैंग, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन और जिसका लीडर है 28 साल का क्रिश डेविडसन, एक हार्टलेस और क्रूअल माफिया जो पूरे अमेरिका पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी सिर झुकाता है, जिसके सीने में दिल नहीं सिर्फ पत्थर है, जिसे माफिया की दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह वो सभी काले कारनामों का राजा है जो अपनी काली दुनिया में अपनी सल्तनत को चला रहा है। दुनिया की नजरों में वह है एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है, लेकिन इसकी आड़ में वह चलाता है अपनी माफिया गैंग। ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिश डेविडसन ना करता हो। फिरौती, मर्डर, किडनैप, टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर हथियारों की डील तक, क्रिश किसी से नहीं डरता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। वो अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया उसके एक्टर होने के कारण उसकी फैन है। मूल रूप से वह एक अमेरिकी माँ,
एना डेविडसन और इंडियन पिता राहुल दीवान का बेटा है। लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक इंडियन पिता का बेटा है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी मां पर गया है। दुनिया की नजरों में वह है एक शालीन लेकिन एरोगेंट इंसान, लेकिन उसकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी हुई है, और यह पहचान छुपी है एक मास्क के पीछे, ड्रैगन किंग मास्क, जो है उसकी माफिया गैंग की पहचान। गाड़ी में बैठते हुए परेशान होती लिंडा ने पूछा, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले यह बताओ मेरा आज का शेड्यूल क्या है, क्रिश ने कहा। जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में जाना है, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। लिंडा ने एक ही सांस में सब कह दिया। जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें सिर्फ आर्डर फॉलो करने का काम है, आर्डर देना मेरा काम। हमें मैनहट्टन के लिए निकलना है। हमारा जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह एफबीआई ने जब्त कर लिया है, और उसे छुड़ाना हमारा काम है। क्रिश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। लिंडा क्रिश की वफादार थी, और वो उसे मन ही मन चाहती भी थी। क्रिश की प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम समझती थी। वो चौंक कर बोली, व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? उसकी बात सुनकर क्रिश उसे घूर के देखता है, क्योंकि कोई भी क्रिश से ऊंची आवाज में बात करे वह क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का अंदाजा होते ही लिंडा अपनी आवाज को स्लो करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर पूछती है, ओके, आगे क्या करना है? क्या प्लान है? लिंडा ने परेशान होते हुए पूछा। क्रिश ने कहा, प्लान एक्स। व्हाट? प्लान एक्स? लेकिन इतने कम समय में इस प्लान को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? लिंडा ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा। उसकी फिक्र और घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ क्रिश बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो और उसकी तैयारी करो। ठीक है, कहकर लिंडा किसी को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ आशी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। यहाँ आते ही उसे समर मिलता है, जो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। आशी समर से लगभग 3 सालों बाद मिल रही थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। आशी को अपने सामने देखकर समर दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी आशी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। समर हैरान होकर कमर पर हाथ रखकर आशी को देखता हुआ और मुंह बनाते हुए कहता है, ओए छिपकली, तूने मुझे गले लगने से क्यों रोका? यार, इतने सालों बाद मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के, गले तो मिलने दे। इस पर आशी भी समर की ही तरह अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओए बंदर, विदेश में रहकर फिरंगी कबूतर बन गया है क्या? मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे। तूने इतने साल मेरी खबर तक नहीं ली, इसलिए पहले मैं तुझे सजा दूंगी, फिर गले मिलूंगी। चल अब लग जा काम पर। यह सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, तू क्या पागल हो गई है, यहाँ सबके सामने? ना बाबा ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। सजा देनी है तो घर चलकर दे देना। मैं कुछ नहीं जानती अभी और इसी वक्त सजा भुगत, वरना मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। बाबा की डांट तू खाना, आशी ने एटीट्यूड के साथ कहा, जिस पर समर मक्खन लगाता हुआ बोला, प्लीज आशी मान जा, देख अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगा। आशी ने अपनी बाजू फोल्ड कर दी और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू 2 चॉकलेट से मुझे पटा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, 4 ले लियो। अच्छा ठीक है, 5। समर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिस पर आशी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना।
समर समझ गया था कि हमेशा की ही तरह आज भी उसकी नहीं चलने वाली। वो झीझती सी हंसी के साथ बोला, अच्छा ठीक है, तू मेरी इज्जत का फालूदा करके ही रहेगी। कहकर शर्माते हुए समर इधर उधर देखने लगा और अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगता है। सभी लोग आते जाते समर को देख रहे थे। आशी मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए उसे रोक देती है। अरे बस आज के लिए काफी है। आज के बाद तुम मुझे अगर शिकायत का मौका दोगे तब पता चलेगा, पूरे 100 उठक बैठक लगवाऊंगी। आशी कहते हुए खिलखिला रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है मेरी माँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर समर ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और आशी ने समर को गले लगा लिया। रास्ते में समर आशी से पूछता है, तू यहाँ रहेगी कहाँ? तूने कोई इंतजाम किया है? इस पर आशी बताती है, कैलिफोर्निया कॉलेज के गर्ल्स पीजी में मेरे रहने का इंतजाम कॉलेज ने किया है। बस कल जाकर वहाँ अपनी हाजिरी देनी है और पीजी में पोजीशन लेनी है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, तेरे सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? ये लाइन उसने फिल्मी अंदाज में कही थी, इसलिए दोनों खिलखिला के हंस हंस पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद क्रिश अपनी ब्लैक ड्रैगन टीम को ज्वाइन करता है और उन्हें प्लान एक्स के बारे में बताता है। क्रिश का आर्डर पाकर सभी प्लान एक्स पर काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मैनहट्टन शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ फबीआई कड़ी सिक्योरिटी के बीच हथियारों के काफिले को लेकर जा रही थी, लेकिन उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग न आ जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि वह गैंग इतनी खतरनाक है कि अपना एक भी माल इधर से उधर नहीं होने देगी। यह तो फिर भी $8 करोड़ का माल है, इसे तो ड्रैगन किंग कहीं भी नहीं जाने देगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ड्रैगन किंग को ना कोई पकड़ पाया है, ना उसका चेहरा किसी ने देखा है, इसलिए वह लोग बहुत ही एहतियात बरत रहे थे। तभी वह लोग देखते हैं कि हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ से उन्हें काली गाड़ियों ने घेर लिया है। इससे पहले कि वो संभल पाते, उनकी गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। खैर, जैसे तैसे पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इसी बीच वहां 5 बड़े बड़े 16 व्हीलर ट्रक आ जाते हैं और उनकी आड़ में ब्लैक ड्रैगन गैंग और जोरदार फायरिंग करने लगती है। पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे जा चुके थे। पुलिस वाले इधर फायरिंग में बिजी थे और एक एक करके वो मारे जा रहे थे। तभी उन 5 ट्रकों में से एक ट्रक का पिछला पार्ट पूरी तरह से अलग होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक टैंकर में बदल जाता है। और पुलिस वैन में जो हथियार जा रहे थे, उन हथियारों को स्लाइडिंग व्हील के जरिए उस टैंकर की तरफ मोड़ दिया जाता है और सारे हथियार उस टैंकर में अपने आप लोड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मैनहट्टन शहर में सड़क के बीचों बीच एक चॉपर या हेलीकॉप्टर आकर रुकता है और वह चॉपर उस टैंकर को अपने साथ बांधकर उड़ाकर ले जाता है। पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े होकर देखते रह जाते हैं। अब उन लोगों में इतना भी स्टैमिना नहीं था कि वह फायरिंग का जवाब दे पाएं या उस चॉपर को रोक पाएं। सभी हमलावर फायरिंग करते हुए उन ट्रकों के बीच छुप जाते हैं। सभी ट्रक देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उन्हें पहचानना नामुमकिन था। वह ट्रक सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए 4 भागों में बंट जाते हैं। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमलावर किस ट्रक में छुप कर गए हैं। ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे। मुश्किल से 2 या 3 पुलिस वाले ही बचे थे और उनके पास गाड़ी थी सिर्फ एक। वह लोग उन ट्रकों का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते और पीछे ही रह जाते हैं। पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े होकर देखते रह जाते हैं। अब उन लोगों में इतना भी स्टैमिना नहीं था कि वह फायरिंग का जवाब दे पाएं या उस चॉपर को रोक पाएं। सभी हमलावर फायरिंग करते हुए उन ट्रकों के बीच छुप जाते हैं। सभी ट्रक देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उन्हें पहचानना नामुमकिन था।
वह ट्रक सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए 4 भागों में बंट जाते हैं। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमलावर किस ट्रक में छुप कर गए हैं। ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे। मुश्किल से 2 या 3 पुलिस वाले ही बचे थे और उनके पास गाड़ी थी सिर्फ एक। वह लोग उन ट्रकों का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते और पीछे ही रह जाते हैं। यह सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह था। थोड़ी ही देर में वह हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट एरिया में जाकर हवा में ही उस टैंकर को उतार कर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। अब उस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इधर दूसरी तरफ आशी समर के फ्लैट में आ जाती है। यह फ्लैट बिल्डिंग के 16वें माले पर था। आशी हैरान होते हुए उस फ्लैट को देखकर कहती है, अरे समर, तेरा फ्लैट तो बहुत बड़ा है। अमेरिका में इतने बड़े घर को लेने के लिए तूने कहीं डाका वाका तो नहीं डाला? कल को यह ना हो पुलिस मुझे तेरा साथी समझकर टांग ले जाए। देख, मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने। ऐसा कहकर आशी खिलखिला के हंसने लगती है। समर मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे क्या मैं चोर लगता हूँ? वैसे तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह फ्लैट मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। फिलहाल वह किसी काम से इंग्लैंड गया है, समझी? अब जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए डिनर का इंतजाम करता हूँ। आशी पूछती है, कौन से कमरे में? सीढ़ी से होते हुए ऊपर लेफ्ट साइड जाना और सेकंड कमरा। फर्स्ट कमरा मेरे दोस्त का है और मैं नीचे रहता हूँ। कहकर समर आशी का लगेज पकड़ा देता है। आशी लगेज लेकर कमरे में जाती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में वो नीचे आती है, समर के साथ इधर उधर की बातें करते हुए और एक दूसरे की खिंचाई करते हुए। दोनों मजे से डिनर कर लेते हैं। दोनों इतने सालों बाद मिले थे, लेकिन उनके कनेक्शन में कहीं कोई फीकापन नहीं आया था। जैसे वो दोनों 3 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उनकी दोस्ती उतनी ही प्यारी है। थोड़ी देर में आशी वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। कल सुबह उसकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। एपिसोड 3, सुपरस्टार क्रिश का खौफनाक चेहरा। अमेरिका, कैलिफोर्निया। ब्लैक ड्रैगन का अड्डा। एक बड़े से एरिया में एक शानदार हवेली। उस हवेली के एक बड़े से अंडरग्राउंड हॉल में एक आदमी बड़ी सी किंग साइज चेयर पे पैर के ऊपर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मास्क था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उस इंसान की दहशत ही थी कि सामने वाला थरथर कांप रहा था, क्योंकि मास्क वाले इंसान की आंखों में खून उतर आया था। उसके एक्सप्रेशन इतने खूंखार थे कि उसका मास्क भी उसके खौफनाक चेहरे को ढक नहीं पा रहा था। सामने बैठे 3 सूट बूट पहने हुए लोग थरथर कांपते हुए किसी तरह हिम्मत करके कहते हैं, किंग, हमसे गलती हो गई, जो हमने आप पर विश्वास नहीं किया और अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन हम क्या करते किंग? हमारे $8 करोड़ इस डील में फंसे थे और FBI ने हमारे सारे हथियार जब्त कर लिए थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत भारी नुकसान होगा। हमने इस डील के लिए बहुत कर्ज उठाया था। हम लोगों ने बर्बाद होने के डर से उन पैसों की डिमांड की थी। लेकिन अब हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारा माल हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक ही सांस में कही उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा माफिया किंग क्रिश पिस्तौल लेकर उस आदमी के माथे के बीचों बीच एक फायर करता है, जिससे उस इंसान की खोपड़ी के आर पार एक छेद हो जाता है और वह जल बिन मछली की तरह तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। यह नजारा देखकर उसके पास बैठे बाकी 2 लोग किंग के पैरों में गिर जाते हैं। एक आदमी डरते हुए रहम की भीख मांगते हुए कहता है, किंग, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हथियार भी रख लीजिए और पैसे भी, बस हमें यहाँ से जिंदा जाने दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उस आदमी की बात खत्म होते ही किंग उस इंसान की खोपड़ी में भी एक छेद कर देता है और वह इंसान भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है।
क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किंग पर विश्वास ना करके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपने पैसे वापस मांगे और किंग से ऊंची आवाज में बात की। तुम लोगों की अभी इतनी औकात नहीं कि किंग के सामने खड़े भी हो सको। अब ना तुम लोगों के पास पैसे होंगे, ना हथियार और ना ही तुम्हारी जिंदगी। कहकर क्रिश एक तिरछी मुस्कान के साथ पिस्टल तीसरे आदमी के सामने फेंक देता है और उस इंसान को बंदूक उठाने का इशारा करता है। वो किंग का खौफ ही था कि लोग किंग के नाम से ही डरते थे। वह इंसान किंग से इतना डर चुका था कि वह डरते हुए उस बंदूक को उठाता है और अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा देता है और अगले ही पल बंदूक की गोली उस इंसान के मुंह से होते हुए उसके सिर के आर पार हो जाती है। वह इंसान भी वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा था सुपरस्टार क्रिश का मास्क के पीछे छुपा खौफनाक रूप। मास्क पहनकर माफिया किंग बनने पर मानो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती थी। ऐसा लगता कि उसके सीने में दिल नहीं, दया नहीं। वह किसी की भी परवाह नहीं करता सिवाय दो इंसानों के, और वह है क्रिश का 15 साल का छोटा भाई निखिल डेविडसन, जिसे प्यार से सब निक बुलाते हैं, और क्रिश का 25 साल का भाई रॉकी डेविडसन। क्रिश दुनिया के लिए जितना खतरनाक है, अपने भाइयों के लिए उतना ही नरम दिल, खास तौर से निक के लिए। 13 साल पहले हुई एक दुर्घटना में निक पैरालाइज्ड हो गया। उसके दिमाग का बायां हिस्सा काम नहीं करता, जिसके कारण वह अपने शरीर के दाहिने हिस्से को मूव नहीं कर पाता। कुछ तो बात थी कि निक की इस हालत का जिम्मेवार क्रिश खुद को मानता था, इसलिए निक की किसी भी डिमांड को वह इनकार नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए रॉकी की, तो रॉकी एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। पूरे अमेरिका में लाखों फैन है रॉकी के। रॉकी ने ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों को डेट किया था। ऐसी डेटिंग जो सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। रॉकी उन लड़कियों के साथ कभी भी सीरियस नहीं था। वह क्रिश से बिल्कुल उलट एक हंसमुख और काइंड हार्टेड इंसान है। वह बहुत जल्दी ही लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। रॉकी अपने भाई के काले कारनामों के बारे में जानता है, लेकिन हर भाई की तरह वह अपने भाई को सपोर्ट करता है। क्रिश के पापा एक दुर्घटना में चल बसे और फिर उसकी मां ने खुद को और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला। उन्होंने पूरे बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया, जिस कारण वह अपने बच्चों से बहुत कम ही मिल पाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। हर माँ की तरह वह भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। दुनिया की नज़रों में क्रिश एक हॉलीवुड एक्टर है जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन ड्रैगन किंग बनने के बाद उसे ज्यादा खूंखार कोई नहीं। अगली सुबह आशी समर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहां जाकर अपनी हाजिरी देती है। सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वह लोग कॉलेज के डेटाबेस में चेक करते हैं और आशी को बताते हैं, मिस आशी, फिलहाल हमारे पीजी में कोई भी कमरा खाली नहीं है। पिछले साल के जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने अभी चेकआउट नहीं किया है। यहाँ आपको रूम मिलने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, तब तक आपको अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। यह सुनकर आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना इंतजाम कर लेती। अब मैं होटल का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी आशी, लेकिन फिलहाल हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो रिसेप्शनिस्ट अपने काम में मशरूफ हो जाती है। आशी बहुत परेशान थी कि वह कहाँ रहेगी। आशी का लटका हुआ चेहरा देखकर समर उससे पूछता है और आशी उसे सारी बात बता देती है। आशी की बात सुनकर समर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरा दोस्त इंग्लैंड में है, तू मेरे साथ रह सकती है। उसके आने के बाद मैं उसे समझा बुझा कर तेरा कहीं अरेंजमेंट कर दूंगा। डोंट वरी माई चिपकली।
समर की बात सुनकर आशी को थोड़ी शांति मिलती है। वह समर के साथ दोबारा उसके घर चली जाती है और अगले दिन से कॉलेज ज्वाइन करती है। देखते ही देखते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अपने सपने को हकीकत में बदलते देख आशी बहुत खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्लास में उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, कैथी और जॉश, जिनकी अमेरिकन लव स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। ये दोनों आशी के कुछ खास दोस्त बने। आज कॉलेज में आशी को पता चलता है कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत उनका ग्रुप एक कैंपिंग के लिए जा रहा है। यह कैंपिंग जंगल के बीचों बीच होने वाली थी। यहाँ उन्हें नेचर पर शोध करना था। आशी इस कैंपिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज तक वह आश्रम से निकलकर कभी बाहर नहीं गई थी और यहाँ उसे हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आशी दिल खोलकर जीने वालों में से है। प्रोफेसर ने बताया, यह कैंपिंग 3 दिनों के लिए है और सभी लोगों की जरूरत का कुछ जरूरी सामान अपने घर से लाना है। आशी के पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण उसने अपनी तरफ से कुछ तैयारी की थी। आशी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया सामान खरीद सके। इधर दूसरी तरफ क्रिश डेविडसन अपनी नई फिल्म के लॉन्च के लिए जा रहा था। उसे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पब्लिक के बीच जाना था, जिसके लिए एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम को चुना गया था। क्रिश अपने मेकअप रूम में था कि तभी अचानक उसका सीक्रेट फोन बजता है। यह फोन उसके हाथों की घड़ी के साथ कनेक्टेड था। क्रिश ब्लूटूथ लगाकर कॉल सुनता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो एक्सप्रेशन अभी तक नॉर्मल थे वह अब बिल्कुल कठोर हो चुके थे। क्रिश को दूसरी तरफ से बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग का दाहिना हाथ राका, जो क्रिश के लिए काफी वफादार था, कल मैनहट्टन में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस ने उसे काफी टॉर्चर किया और उसके मालिक का पता जानने की कोशिश की, लेकिन राका ने अपना मुंह नहीं खोला। आगे की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, जिसके लिए राका को मैनहट्टन शहर के दूसरे हाईवे से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। यह सुनकर क्रिश कठोर चेहरे के साथ उसे कहता है, मुझे राका चाहिए, किसी भी कीमत पर। जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश सामने वाले इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हुआ गुस्से में घूरता है और फिर उसके चेहरे पर बिल्कुल माफिया किंग वाली तिरछी मुस्कान आ जाती है। गुस्से भरे कठोर चेहरे के साथ यूं मुस्कुराता वो किसी डेविल की तरह लग रहा था, और उसकी डेविल स्माइल एकदम कातिल लग रही थी। तभी क्रिश की असिस्टेंट लिंडा वहां पहुंचती है और उसे बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी है, उन लोगों को प्रमोशन के लिए स्टेडियम की तरफ निकलना होगा। यह सुनकर क्रिश लिंडा को ऑर्डर देता है कि हमारी फिल्म की प्रमोशन यहाँ नहीं, कहीं और होगी। लिंडा भौंचक्की रह गई और हक्कलाते हुए बोली, लेकिन क्रिश, स्टेडियम में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, हम पर केस हो जाएगा, हम स्पॉन्सर्स को क्या जवाब देंगे? इस पर क्रिश लिंडा को घूरते हुए कहता है, मैं केस से नहीं डरता और स्पॉन्सर्स की चिंता तुम मत करो, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। और वैसे भी राका मुसीबत में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश लिंडा की बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। लिंडा भी कुछ नहीं कह पाती, वह भी मुंह बनाते हुए क्रिश के पीछे चल देती है। यहाँ अपने घर में आशी कुछ कपड़े, दवाइयाँ, टॉर्च, कैंडल, लाइटर और हल्दी ले लेती है, क्योंकि उसे अभी इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता। जरूरत पड़ने पर वह अपने लिए सब्जी या खिचड़ी बना सकती है। आशी अभी पैकिंग कर ही रही थी, तभी समर आकर उसे एक मोबाइल फोन देता है और उसे बताता है, जरूरत पड़ने पर तुम इससे मुझे कॉल कर सकती हो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है।
आशी खुश होकर समर का धन्यवाद करती है और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए निकल जाती है। उत्साह से भरी आशी अपने दोस्तों से पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसके दोस्त उसे बताते हैं, हम लोग मैनहट्टन जा रहे हैं। कुछ देर बाद मैनहट्टन हाईवे के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर आकर उतरता है, जिसे देखकर वहां हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। यह भीड़ देखकर सभी पुलिस वाले काफी हैरान थे, क्योंकि पिछली बार की नाकामयाबी के बाद इस बार पुलिस वालों ने बड़े ही गुप्त तरीके से राका को न्यूयॉर्क ले जाने की प्लानिंग की थी। इसलिए इस बार पब्लिक की भीड़ हाईवे से खाली नहीं कराई गई थी ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन ना जाने कैसे यहाँ हद से ज्यादा पब्लिक हो गई और ये हेलीकॉप्टर किसका है और यहाँ उतारने का मतलब क्या है। तभी उन लोगों को वायरलेस पर मैसेज आता है, हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन शहर के बीचों बीच हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं। इसलिए उस हाईवे पर बहुत भीड़ होगी और पुलिस वालों को अपने काम के लिए अब रास्ता डाइवर्ट करना होगा। यह मैसेज आते ही सभी पुलिस वालों का मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग फिर से उन पर हमला ना कर दे। लेकिन फिलहाल पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि राका को यहां से शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही वह लोग पब्लिक को परेशान कर सकते थे। यह बात जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है।